शांति निवास। नाम से तो जान पड़ता है कि इस घर में युगों युगों से शांति ही शांति, अपनापन और प्रेम बसता होगा। पर अपने नाम से बिल्कुल विपरीत है शांति निवास, जिसके पास से गुजरते ही अगर आपने अपने कान बंद ना कर लिए ना, तो आपको एक अवार्ड मेरी तरफ से। तो आइए, जिस शांति निवास की अशांति की इतनी चर्चा हो रही है, इसकी एक झलक देख लेते हैं। भाभी, मम्मी चाय बनाने को कह रही है और हाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गैस ऑन करके इधर उधर चली जाती हैं आप। हाँ, माँ जी तो मुझे ही कहेंगी सारे काम, क्योंकि कोई और तो हाथ ही नहीं हिलाता इस घर में। आखिर मरना तो मुझे ही पड़ता है। अच्छा, तो ये तना आप मुझे दे रही हैं भाभी? एक कप चाय क्या बनाने को बोल दिया, आप तो बात का बतंगड़ बनाने लग गई। सच ही तो बोल रही हूँ पीहू दीदी, अब क्या मेरी ज़बान पकड़ेंगी आप? मेरी एक बात नहीं पच रही। शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। आपकी हरकतों से तो लगता है कि 2 दिन में ही आप वापस मायके आकर बैठ जाओगी। मेरी गलती हो गई भाभी, जो आपको कुछ कह दिया। न जाने कैसे भूल गई थी मैं कि आप कभी बदल नहीं सकती। उससे अच्छा मैं सिमरन भाभी को ही चाय बनाने कह देती। चाय बनाने से तो मैंने कभी मना किया ही नहीं, पर सच तो बोलूँगी ही ना। सच पेट में रखकर मैं तुम लोगों की तरह मीठा मीठा नहीं बोल सकती, मन में कुछ मुंह पे कुछ। बाप रे बाप भाभी, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको चाय बनाने की, मैं खुद ही बना लूँगी। थैंक यू। पीहू और देविका की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या सुबह सुबह शोर मचा रही हो देविका? हाँ, आप भी मुझे ही कहिए, जिससे देखो मुझ पर ही चढ़ने लग जाता है। दीदी, पीहू तो बच्ची है, कुछ गलत बोल भी दिया तो आप तो समझदार है ना, बड़े होने का कायदा रखना चाहिए था ना आपको। माँ जी कहती है ना, बड़े को क्षमा और छोटे को शरारती सूट करता है। देविका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं जेठानी जी को क्या हो गया है, इतनी सी बात में इतना झगड़ा करने की क्या ही ज़रूरत थी। खैर, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ माँ जी, फिर हम सबको शॉपिंग पर भी तो जाना है। शाम के वक्त सभी तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलते हैं। अरे हमारी अशांति देवी कहाँ चली गई? भाभी भी आ जाएगी। ये क्या बात है मम्मी, अगर भाभी जाएगी तो फिर भाभी को ही ले जाओ, मैं नहीं आऊँगी। अरे बेटा, घर गृहस्थी में तो ये सब होता ही रहता है, भूल जा। और जा सिमरन, देविका को कह दे कि तैयार होकर आ जाए। आप लोग तैयार भी हो गए? किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। अब पीहू दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना, मैं ज़रा चिढ़ गई थी और पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। अपनी भाभी को माफ़ कर दीजिए ना। ये तो अच्छा है, जब मन किया किसी की भी इज्जत उतार दी और उसके बाद सॉरी बोल दो। मम्मी, इनसे कह दो कि मैं इनसे बात नहीं कर सकती और ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर चल रही हैं, वरना मैं तो इनके साथ शॉपिंग पर कभी ना जाऊं। अरे बाबा, तुम लोग तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई। शॉपिंग करके आ जाए, उसके बाद एक दूसरे का गला दबा देना, पर अभी तो चलो। सभी शॉपिंग करने जाते हैं और अपने अपने पसंद के कपड़े, अपने पतियों के, बच्चों के कपड़े लेकर खा पी कर घर वापस लौट आते हैं। अच्छा हुआ, कितने दिनों से बाहर की हवा नहीं खाई थी, मज़ा आ गया है ना। देविका, मानना पड़ेगा, वो जो डोसा पार्लर तूने बताया ना, काफ़ी अच्छा था। क्या डोसा, और वो भी बिना लहसुन और प्याज के। वहाँ जेठानी जी को पहले तो मैं ही लेकर गई थी, वरना इन्हें कैसे पता चलता। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी जगह जाती है तू तो सिमरन बहू। सभी बातों में लगे होते हैं और पीहू अपने कपड़ों को अलग कर रही होती है। तभी पीहू की नज़र एक फटी हुई साड़ी पर पड़ती है। ये फटी हुई साड़ी कैसे आ गई? मेरी तो आंखें कमज़ोर है बहू, तुझे तो देखना चाहिए था। हाँ जेठानी जी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? पता नहीं आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। हाँ, आप लोग तो चाहती ही हैं कि मैं मर जाऊं। इस घर में एक चूहा अगर बच्चा देकर चला जाए तो आप लोग तो यही कहेंगे कि देविका ने ही उसे बच्चा देने को कहा होगा। उसमें भी देविका की ही गलती है। साड़ी है सासू माँ की पसंद की, आप लोगों ने तो गलती मेरी कैसे हो गई? और डोसा अच्छा तो तारीफ सिमरन की, वाह जी वाह। ध्यान ही नहीं रहता तुझे तो क्या बोले। अरे छोड़ दो, पता नहीं आजकल बिना बात के सबसे लड़ती रहती है यह। ये सब वहाँ बैठा विनीत देख रहा था। ये तो रोज़ का हो गया है पापा, देवी का बहुत बदतमीज़ी करने लगी है।
जो दिख रहा है वो है नहीं बेटा। मैंने देखा है देविका अपने हिसाब से सारे काम अच्छे से ही करती है, पर घर में कुछ भी गलत हो तो सब उसी को गुनहगार बता देते हैं, सब उसी को सलाह देते रहते हैं। पहले वो चुप रहती थी, पर अब उसका भी पर चढ़ गया है। ऐसा क्या पापा? इस प्रॉब्लम का निवारण मैं कल ही कर देता हूँ। अगली सुबह विनीत और संजू सबसे पहले उठ जाते हैं। हर सुबह इस घर में एक बात पर बहस होती है कि बाथरूम में झाड़ू कौन ज़मीन पर छोड़कर आ जाता है, तो आज ये भी पता चल जाएगा। अब तो बस देखता जा। विनीत बाथरूम में जाकर झाड़ू को टांग देता है। धीरे धीरे सब घर में उठते हैं और एक एक कर नहाकर आने लगते हैं। जैसे एक एक कर सब नहा कर आएंगे तो हर बार जाकर देखना कि झाड़ू टंगी हुई है या नहीं। सबसे पहले देविका नहा कर आती है और झाड़ू अपनी जगह पर ही टंगी रहती है। देविका ने तो झाड़ू को ज़मीन पर नहीं रखा। देविका के बाद पीहू नहाने जाती है और झाड़ू अपनी ही जगह पर होता है। फिर सिमरन नहाने जाती है और झाड़ू को ज़मीन पर रख कर बाहर आ जाती है। इसके बाद शांति नहाने जाती है और झाड़ू को ज़मीन पर रखा देखते ही चिल्लाने लगती है। पूरा घर बाथरूम के बाहर इकट्ठा हो जाता है। रोज़ रोज़ बोलकर हार गई हूँ मैं। बाथरूम को साफ करने के बाद झाड़ू को वापस से अपनी जगह पर टांग दो, पर तुम लोग हो कि बस ज़मीन पर ही झाड़ू छोड़ देते हो। अभी मेरा पैर उलझ जाता और मैं नीचे गिर जाती। मैंने तो झाड़ू को टांगा था। और मैं झाड़ू को क्यों नीचे रखूंगी? मैं तो सबसे पहले नहाने गई थी माँ जी। वैसे मेरे नहाने के बाद एक बार जेठानी जी बाथरूम में तो गई थी। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मुझे तो यही दिख रहा है। हट जाओ सब, मेरा बीपी बढ़ रहा है। सब मिलकर मुझे मार ही दो। सारे गलत काम तो मैं ही करती हूँ ना, मेरी ही गलती है, मुझ में ही गलती है। मैं घर से ही चली जाती हूँ। आप लोगों को खटकने लगी हूँ ना मैं। सच बात तो ये है। बात और ज़्यादा बिगड़ जाए इसके पहले विनीत और संजू बीच में आ जाते हैं। मेरी बहू कभी नहीं जाएगी। बड़े दिनों से देख रहा हूँ, जिसे देखो हर चीज़ में इसे ही फंसा देता है। अरे भाई, ये भी तो इंसान है। आप बीच में मत बोलिए जी। अभी मैं गिर जाती तो क्या तुम देविका पर इल्ज़ाम लगाने लगोगी? इस घर में और लोग भी तो हैं। झाड़ू नीचे देविका ने नहीं, सिमरन ने रखा है, और इसका मेरे अलावा संजू भी गवाह है। हाँ मम्मी, हर बात पे जिसे देखो देविका को खरी खोटी सुना देता है। यहाँ तक कि मैं भी। माना कभी उसने गलती की होगी, पर वो अकेली गलत नहीं है। अब सिमरन की गलती सामने आ जाती है। उसकी नज़रें झुक जाती है। सभी को एहसास हो जाता है कि हर बार गलती कोई भी करे, हमेशा गुनहगार देविका को ही ठहराया जा रहा था, जिसके कारण अब उसका व्यवहार झगड़ालू किस्म का हो गया था। अब से कोई बेमतलब की बात पर देविका पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस किस्से के बाद कभी भी कोई भी देविका पर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसके कारण फिर से शांति निवास में शांति का वास हो जाता है। ये कहानी है कानपुर शहर की, जहाँ एक मोहल्ले में गुप्ता जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुप्ता जी के 2 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें से बड़ा बेटा महेश कानपुर में सिंचाई विभाग में कार्यरत है। उसकी पत्नी रितु सुंदर, सुशील और गृह कार्य में बहुत अच्छी है। वो ससुराल में सभी का बहुत ध्यान रखती है। गुप्ता जी का छोटा बेटा सुरेश बिजली विभाग में अभियंता के रूप में कार्यरत है। मुझे लगता है अब हमें सुरेश की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही मैरिज ब्यूरो में जाकर बात करता हूँ। कुछ दिन बाद खाने के टेबल पर, सुरेश, मैंने तुम्हारे लिए शादी का एक रिश्ता देखा है, तो हम सोच रहे हैं कि इस रविवार हम लड़की वालों को घर बुला लें। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे, अभी शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? तुम्हारी भी उम्र हो रही है। तुम्हारी बात तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस रविवार को लड़की वालों को अपने घर बुला रहा हूँ, तो इस रविवार किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम मत रखना। आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना शादी की बात की क्यों? ये मेरी जिंदगी है। तब महेश सुरेश को डांटता है। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम पापा से? हैं? वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा। ये कहकर सुरेश खाने के टेबल से उठ जाता है। कुछ दिनों बाद एक शाम घर की घंटी बजती है। अरे बहू, देखना तो जरा कौन आया है।
जी मम्मी जी, देखती हूँ। रितु दरवाजा खोलती है और एकदम से चौंक जाती है। भैया आप? और ये कौन है? दरवाजे पर सुरेश एक लड़की के साथ खड़ा होता है। दोनों के गले में वरमाला और लड़की की मांग में सिंदूर होता है। बहू की आवाज सुन मिसेस गुप्ता भी दरवाजे पर आ जाती हैं। सुरेश, ये लड़की कौन है? मम्मी, इसका नाम रीचा है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर मिसेस गुप्ता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हाय राम, ये लड़का तो समाज में नाक कटाया। अरे ये तूने क्या कर दिया बेटा? मम्मी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे और कोई रास्ता ना मिलने पर हम दोनों ने ये कदम उठाया। आप लोग बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए। सुरेश के इस फैसले से पूरे घर में कोहराम मच जाता है। सभी लोग सुरेश से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अपने बेटे को आखिरकार अपना ही लेते हैं। धीरे धीरे समय के साथ गुस्सा शांत हो जाता है और वो सुरेश को माफ भी कर देते हैं, लेकिन रीचा के लिए उनकी नफरत कम नहीं होती। घर के सभी लोग रीचा को बस नापसंद करते हैं और हमेशा उसकी हर चीज को अनदेखा करते हैं। और शादी करी भी तो कम से कम किसी ढंग की लड़की से करता। क्या इस आधी गूंगी को हमारे सर लाकर बिठा दिया? ना जाने सुरेश को आखिर इस अंधी में क्या दिखा। घर का ऐसा माहौल देख धीरे धीरे रितु का भी व्यवहार घर वालों के प्रति बदलने लगा। सच्चाई ये थी कि जिस तरह सास छोटी बहू को पसंद नहीं करती थी, उसी तरह रितु भी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। उसे बस घर की मालकिन बनना था, लेकिन सास ससुर के होते हुए उनके सामने रितु की घर में एक नहीं चल पाती और रीचा के आने से उसे अपने दिल की पूरी करने का मौका मिल गया था। छोटी तो आधी गूंगी है, क्यों ना अब मैं घर में इसकी छवि खराब कर अपने पति के साथ जायदाद का बंटवारा कर लूं, फिर आराम से रानी बनकर रहूंगी। रीचा भले ही देख या बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो घर के हर काम में सर्वगुण संपन्न थी। एक दिन रीचा खाना बना रही थी, तब रितु ने रसोई में काम करते हुए शांति से उसकी सब्जी में मिर्च डाल दी, जिस पर जैसे ही सबने खाना शुरू किया तो पहला निवाला मुंह में डालते ही एकदम से मिसेस गुप्ता चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या बना दिया तूने? हमारा तो पूरा मुंह जला दिया। अब क्या चाहती है कि हम लोग भी खाना ना खाएं? इतनी तेज मिर्च डाली है कि मुंह से आग निकल जाए। यहाँ तो शांति से खाना खाना भी मुश्किल है। अब से तू खाना नहीं बनाएगी। हमें वैसे भी तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। हम बड़ी बहू से ही खाना बनवा लिया करेंगे। बड़ी बहू, कल से तुम ही खाना बनाया करना। रितु मन ही मन खुश तो बात हुई, लेकिन रीचा बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने खाने में मिर्च नहीं डाली है, परंतु उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि उससे तेज मिर्च पड़ कैसे गई। समय बीतता गया। रितु कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ रीचा को परेशान करती, जिससे पूरे परिवार में रितु की पहले से बिगड़ी छवि और ज्यादा खराब हो गई। अब तक उसे समझ में आ गया था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसे बस घर में प्यार और शांति चाहिए थी। दिन बीतते हैं और एक दिन, सुनो भाई, आज चुटकी के लिए एक रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ कि लड़का अच्छा है, अच्छा काम करता है और अच्छे परिवार से भी है, तो क्यों ना इसकी शादी भी तय कर दी जाए। हाँ, ये बात तो सच है। अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर दी जाए। हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मिस्टर गुप्ता ने ये सारी बात खाने पर दोनों भाइयों को बताई और कहा कि तुम दोनों भाइयों को ही इस शादी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। दोनों भाई खुशी खुशी तैयार हो गए। शादी तय हो गई। शादी में मिसेस गुप्ता ने अपनी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाए, लेकिन उन्हें देख रितु के मन में लालच आ गया। वाह, कितने सुंदर गहने हैं। मेरी शादी पर तो सासू माँ ने ऐसे गहने नहीं दिए थे, अब तो इन्हें मैं ही रखूंगी। ऐसा सोच रितु वो सारे असली सोने के गहने हटाकर उनकी जगह नकली गहनों को रख देती है, जिसके बाद जैसे ही वे गहने फंक्शन में सबके सामने आते हैं तो लड़की की माँ उन गहनों को देखते ही एकदम से हाथ में उठा लेती है। ये तो बहुत हल्के हैं, लग रहा है मानो नकली हो। उनकी बात सुन मिस्टर गुप्ता भी उन गहनों को हाथ में उठाते हैं और उन्हें भी कुछ शक होता है, लेकिन अब वो भी कुछ बोल नहीं पाते और ये बात फंक्शन में आए लोगों के सामने उनकी बेइज्जती का विषय बन जाती है, जो रीचा से सहन नहीं होता
और वो इशारे से सुरेश को सब बता देती है कि उसने भाभी को क्या बोलते सुना। पहले तो सुरेश उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर वो भाभी की सारी बातें उसे बताती है, जिसके बाद वो सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता देता है। मुझे यकीन नहीं होता कि रीतू बहू ऐसा कर सकती है। माँ, रीचा भी झूठ क्यों बोलेगी? उसे ये सब करके क्या मिलेगा? घर में सबके बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद आखिर में गुस्से में महेश अपनी पत्नी को सच्चा साबित करने के लिए उसके सामान की तलाशी के लिए तैयार हो जाता है, जिसे रीतू रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके सामान की तलाशी ली जाती है तो सारे असली गहने वहीं से निकलते हैं, जिसे देख महेश का सर झुक जाता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तूने अपने ही घर में चोरी की। उसी दिन से मिसेस गुप्ता का नजरिया बदल जाता है और ऋतु के दिल की बात भी पूरी हो जाती है। अब घर का बंटवारा हो जाता है, जिसमें सास ससुर छोटे बहू बेटे के साथ रहते हैं और अब वो रीचा को उसका पूरा सम्मान और प्यार भी देते हैं।